नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक असेसमेंट में। और आप एनटीपीसी ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको लेता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 2 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि जो एलसीएम है वो कितना है 480 है, तो उनका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दिया गया अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया 3 और 4, तो हम करेंगे क्या, 3 और 4 की गुणा कर देंगे। 3 चौक होता है 12 और 12 से हम भाग देंगे 480 में भाग दे देंगे। जब 12 चौक होता है 48, यानी कि ये आया कटा 40 बार में कट जाएगा, यानी कि जो हमारा एचसीएफ आया, एचसीएफ जो आया वो आया 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी अनुपात में क्वेश्चन दिया जाए और आपको एलसीएम दिया गया और आपसे एचसीएफ पूछे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। इस तरह से क्या होगा, आप क्वेश्चन सेकंडों में बना लेंगे। और आप बेसिक तरीके से करेंगे, इसे एक्स माने करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप कर लेंगे लेकिन आपको टाइम लगेगा। लेकिन आपको टाइम बचाना है क्योंकि आपको रेलवे की जॉब इसी बार में चाहिए, तो आपको हर स्मार्ट तरीका सीखना पड़ेगा। तो देखिए ये कैसे होता है तो बता दूं आपको। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है बराबर। तो देखिए फर्स्ट संख्या को हमें फर्स्ट संख्या दी नहीं, हमें दिया अनुपात, तो हमने 3 को ही क्या करा, हमने पहली संख्या मान ली, और 4 को क्या करा, हम दूसरी संख्या मान ली। और एलसीएम तो हमें दिया ही गया, तो हमें निकालना था एचसीएफ, तो हमने इसमें ये वैल्यू रखी, डायरेक्ट ही कर ली, ठीक है, डायरेक्ट ही हमने कर ली। और हमें इस तरह से क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करना है, ना कि हमें एक्स माने क्वेश्चन करना है। एक्स माने करेंगे तो क्या होगा, बाद में एक्स एक्स कट जाएगा और फिर भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन आपसे करेगी बोर्ड मास का उपयोग करके दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। आपको करना है सरल करना है। तो देखिए आपको करना है कैसे, देखिए यहाँ अंदर दिए गया सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व, उसके बाद में करते हैं भाग को यानी कि डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर करते हैं गुणा, फिर होता है प्लस और लास्ट में होता है माइनस। यानी कि जब भी देखिए इस तरह का दिया जाए तो हमको सबसे पहले करना होगा ये, जैसे ये ब्रैकेट दी जाती है तो ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट कई प्रकार की होती है, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट लगभग 3 प्रकार की होती है। तो आपको सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर क्या करते हैं आप मंझली ब्रैकेट को हल, फिर करते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आप करते हैं डिवाइड को सॉल्व, फिर करते हैं आप प्लस को, यानी कि डिवाइड के बाद करते हैं आप गुणा को सॉल्व, गुणा के बाद करते हैं प्लस को, लास्ट में होता है माइनस। तो ये हम करेंगे इसे सॉल्व, यहाँ करेंगे सॉल्व। जब इसे करेंगे तो हम देखा आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमने सुना होगा, ठीक है, सुना नहीं होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है, ये होता है। तो इन्हें क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे और हमारा आंसर निकलेगा। अब ये जो कटता है उसे काट लो पहले। तो जब इसे कटता है 11 से 121 जाएगा 11 बार में, एक मिनट, देखिए 11 से हमने 121 काटा 11 बार में, 11 बार में कट गया। और देखिए 4 से ये 16 कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। फिर देखिए इस 4 से ये 24 जाएगा 6 बार में, 6 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा देखिए आपका 11 इंटू 6, और ये ब्रैकेट हम इसे ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट, अब इन्हें एक बार जोड़ेंगे, इनके 75 और 55 को एक बार जोड़ेंगे, 7 5 12 और 5 5 10, ये हो जाएगा 130 इंटू, अब एक बार इन्हें घटा देंगे, इनकी 5 में से 5 है 0 और 7 में से 5 गया 2, यानी कि ये बचेगा इसमें से 20 और इंटू आपको दिया है 1/100। अब इसे आप काट लो, देखिए 0 से 0 गया, इस 0 से यह 0 गया। अब हम इनकी गुणा करेंगे, देखिए ये होता है 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा, और फिर ये 11 छक 66, यानी कि ये होगा 66 और 13 दूनी 26 की इनकी गुणा करेंगे। जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या होगा, हम कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए ये आगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी गुणा आएगी 1716, 1716 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। जो रितेश की आयु है मोहित की आयु से क्या है, 12 वर्ष अधिक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 17 वर्ष पूर्व, यानी कि वर्तमान से क्या हुआ, 17 वर्ष पहले रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है, आपसे पूछ रहा है कि मोहित की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए हम पहले हम लिखते हैं रितेश को, यानी कि रितेश इसे लिखते हैं हमने आर से लिख दिया, रितेश को लिख दिया हमने आर से। और फिर देखिए हम लिखा मोहित, मोहित को लिख दिया हमने एम से। ये होगा इनके वर्तमान में, ये हो गया वर्तमान। और जो इनका अंतर है वो अंतर क्या है, 12 वर्ष का है। देखिए जब भी रितेश मोहित पैदा हुए होंगे तब भी उनका अंतर क्या होगा, 12 वर्ष का रहेगा। ठीक है, 20 साल वाली अंतर कितना का रहेगा, 20 वर्ष का रहेगा। जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब भी अंतर क्या रहेगा, उनकी उम्र में 20 वर्ष का रहेगा। देखिए जो अंतर शुरू में रहता है वो अंतर हमेशा लास्ट में रहता है। किसी में देखना, मान लिया आप 2 भाई हो, ठीक है, आपका भाई आपसे 2 वर्ष बड़ा है, आपका भाई आपसे 2 वर्ष बड़ा है, तो वो हमेशा आपसे 2 वर्ष बड़ा ही रहेगा। कभी भी आप देखेंगे तो आपसे वो 2 वर्ष हमेशा बड़ा ही रहेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन समझना, ठीक है। जो अंतर रहता है वो हमेशा सेम ही रहता है, अंतर ना कभी कम होता है ना कभी ज्यादा होता है, अंतर हमेशा बराबर, जो अंतर दिया होगा वही रहेगा। तो कह रहा है कि 17 वर्ष पूर्व, यानी कि ये वर्तमान है, वर्तमान से क्या है, 17 वर्ष पूर्व। 17 वर्ष पूर्व जो उनकी, क्वेश्चन कह रहा है कि रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि रितेश की आयु क्या है, 4 है, तो मोहित की आयु क्या होगी, वो होगी 1, मोहित की आयु होगी 1। ये बात हो रही है, ये 17 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ये हो रही 17 वर्ष पूर्व। और ये क्या है, वर्तमान में है, वर्तमान में है रितेश और मोहित। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहित की आयु पूछ रहा है आपसे। लेकिन देखिए आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमको दिया गया है, अंतर दिया गया है 12 वर्ष का, लेकिन हमारा जो अंतर अंतर यहाँ 12 वर्ष का है, लेकिन जो अनुपात में अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, अनुपात में अंतर आ रहा है 3 का। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 3 का नहीं है, कितने का है, 12 वर्ष का है। तो इसका कितना गुना होगा, 4 वर्ष, इसका होगा 4 गुना, ये होगा 3 का 4 गुना होगा। तो हमसे पूछ रहा है मोहित की आयु, तो मोहित का अनुपात कितना है, मोहित का अनुपात 1, तो हम 4 की 1 की गुणा कर देंगे, तो जो मोहित की आयु आ गई वो आ गई 4। लेकिन कब आई की है ये आई है 17 वर्ष पूर्व की, यानी कि 17 वर्ष पहले की आयु आई है। लेकिन हमसे पूछ रहा है मोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है। जब हम वर्तमान में आएंगे तो ये क्या है, 17 वर्ष पहले की। तो 4 में हम 17 जोड़ देंगे, यानी कि 4 में हम करेंगे 17 जोड़ देंगे, तो 17 4 होता है 21, यानी कि मोहित की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, वो होगी 21। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको दिया कि इसका वर्गमूल है, आपको बताना कि वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए आगे मान दिया 416 और 16, ये आपको दिया गया है। देखो मैं आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने की शानदार ट्रिक बताता हूँ, लेकिन आप हमेशा रखना, आपको 1 से लेके 60 तक आपको स्क्वायर याद कर लो। अगर आपने 1 से लेकर 60 तक स्क्वायर याद कर लिए, ठीक है, तो हमेशा याद रखना आपकी रीजनिंग और मैथ आपकी बहुत ही शानदार हो जाएगी। आप देखते ही क्वेश्चन बना लेंगे, और आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे बना लेंगे। अगर आपको देखिए 1 से लेके 60 तक स्क्वायर होंगे तो आप कैसे बनाएंगे। तो हम करना क्या है, लास्ट में आपको 2 के जोड़े बनाएंगे, लास्ट में हम बनाएंगे 2 का जोड़ा, और फिर जितनी संख्या बचेंगे उनका जोड़ा बना देंगे। अब देखिए जो लास्ट में 6 इकाई अंक क्या है, 6 है। 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 6 किस किस स्क्वायर में आता है, एक तो आता है 4 के स्क्वायर में आता है 6, और एक आता है 6 के स्क्वायर में 6 आता है। हम 4 का स्क्वायर करते हैं 16, तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। हम 6 का स्क्वायर करते हैं 36, तो उसमें भी इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। देखिए या तो हमारे जो आंसर होगा उसके लास्ट में 4 आएगा, या आपका 6 आएगा। और देखिए आपके ऑप्शन में भी 4 भी दिया गया और 6 भी दिया गया है। अब आप फंस गए, तो अब क्या करना है आपको, इसे यहाँ छोड़ दो, अभी इसे छोड़ दो। अब आप ये वाला देखिए, ये दिया गया 416। अब देखिए हम इसके पास में किसका स्क्वायर आएगा, तो देखिए आपको 18 का स्क्वायर दिया, 18 दिया गया है, 19 दिया गया है, 19 और 20 दिया गया है। तो हमको करना क्या है, आपको देखना है 20 का, जो स्क्वायर सरल हो आप उसे देखो पहले। देखिए ये है 20 है, और 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर होता है 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर करेंगे, आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 400,
और 21 का स्क्वायर करेंगे, अगर मान लिया आपने करा 21 का स्क्वायर करा तो ये होगा 441, क्योंकि 441 होता है 21 का स्क्वायर। तो देखिए ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये आपका ज्यादा हो जाएगा, और 400 आपका सही हो रहा है। तो देखिए पहले क्या आएगा आपका, पहले आएगा 20, पहले आपका 20 से स्टार्ट होगा, आपका स्टार्ट होगा 20 से। अब 4 आए 6 आए मतलब ही नहीं, हमारे ऑप्शन में एक ही है, एक ही 20 दिया गया, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो गया। और मान लिया कल को दो ऑप्शन में 20 होते तो क्या करते हैं आप, तो आप फंस जाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अगर हमारे दो ऑप्शन में 20 मिल जाए, तो आप चाहते हैं कि इसको पूरा समझना कि सर हम ऐसा तरीका सिखाओ, यार मान लिया दो ऑप्शन में 20 मिल जाए या दो ऑप्शन में सेम संख्या मिल जाए, तो हम फिर कैसे करेंगे। तो उसकी के लिए आपको अगली वीडियो देखना, अगर आप मेरी अगली वीडियो देखेंगे तो उसमें सिखाऊंगा आपको शानदार तरीका इस क्वेश्चन को हल करने का। किसी भी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना हो, किसी भी संख्या का, ठीक है, तो आप सेकंडों में निकाल लोगे। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कराए एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। आपसे पूछ रहा है कि अनुपात, अंतर क्या दिया 3 दे गया है, और के बाद 4% और 12% के लाभ पर बेचने पर, तो आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्यों का अनुपात। जब अनुपात देखिए इस क्वेश्चन को और बुक में देखेंगे आप, ठीक है, तो आपको बहुत ही लंबा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो बेटा आपका एग्जाम छूट ही जाएगा। लेकिन आप जो मुझसे पढ़ना है तो आपको मैं एक स्मार्ट तरीका सिखाता हूँ, या आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ कि आप क्वेश्चन को सेकंडों में बना लो। आपको क्या बताना है सेकंडों में कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ दिया गया अंतर 3 दिया है, इसे हम भूल जाओ, ये 3 है ही नहीं, हमें मतलब है आंसर से, हमारा आंसर सही आना चाहिए। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, अंतर दिएगा इसे भूल जाओ, ये अंतर है ही नहीं, 3 है ही नहीं, ऐसा समझो क्वेश्चन में। तो आपसे कह रहा है देखिए 4% और 12% के लाभ पे बेचने पर, तो कोई भी चीज क्या होती है अपने आप में होती है 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%। जब 100 होती है उसमें 4 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 104 हो जाएगी, इनकी 104 हो जाएगी। अब देखिए ये है 12%, अब 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 112, इनकी ये हो जाएगी आपकी 112 हो जाएगी। अब इसे काट लो, आपका यही अनुपात बन जाएगा, यही आपका अनुपात बन जाएगा। तो इसे काटें हम, अगर 8 से काटें, 8 एकम 8 बचे 2, 8 3 24, इनके 13 12, और 8 एकम 8 बचा 3, 8 चौक 32, यानी कि जो आपका अनुपात आ गया वो आ गया 13:14। और दिए कहाँ दिया है 13:14, ये दिया ऑप्शन नंबर ए में। बस हम आपको देखिए एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन देखिए आपको ग्रुप डी में पूछे गए, रेलवे में पूछे गए, यानी कि एनटीपीसी में पूछे गए, जेई में पूछे गए, मतलब रेलवे के अधिकतर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आपको मिले इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको ये भूल के, तो जैसे मैंने करा है क्वेश्चन को ऐसे ही करना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, सेकंडों में आपका आंसर आएगा, ठीक है, और आप और उससे बिल्कुल अलग बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें आप, इससे क्या होता है हमारा मनोबल बढ़ता है, और आपके लिए हम वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आते हैं, और शानदार ट्रिक के साथ में लेके आते हैं वो भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में करेंगे टंकी में 2 नल, ए टंकी भरने के लिए और नल बी टंकी खाली करने के लिए हैं। यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटों में भर सकता है, तो केवल नल बी टंकी को 70 घंटों में पूरी तरह खाली कर सकता है। आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे, यह ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आधी टंकी भर हुई है, आधी भर हुई है, तो उसे पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। देखिए ए है क्या है, ये है ए, ये क्या है भरने वाला है, ए है भरने वाला, और ये है बी, बी क्या है, ये है खाली करने वाला। तो जो एक समय लेता है वो कितने लेता है, एक टंकी को भरता है 35 घंटों में, यानी कि ये भरता है आपका 35 घंटों में। और आपका जो बी है वो है टंकी खाली करने वाला, बी कितने घंटों में खाली करता है, वो करता है 70 घंटों में खाली, देखिए 70 घंटों में खाली करता है। हम लेंगे इनका एलसीएम। अब एलसीएम लेने की आपको शानदार ट्रिक चाहिए, एलसीएम कैसे लेते हैं। तो देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को हम एलसीएम मानते हैं। और मान लिया हमें 70 एलसीएम आ गया,
देखिए 35 से 70 कटता है और 70 से 70 कटता है। अरे मान लिया हमारा 35 70 नहीं कटता तो हम इसका 70 का डबल लेते, यानी कि 70 को 2 से गुणा कर देते, तो 70 दूनी होता है 140। तो हम इस तरह से देखते हैं, और फिर भी नहीं होता तो हम 70 गुणा करते 3 से। इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो आप, उसकी गुणा करके देखते रहो, और संख्याओं से कट रही है नहीं कट रही है, तो हम इस तरह से आप एलसीएम सेकंडों में निकाल लेंगे। तो हमारा जो एलसीएम आया वो 70 आया। तब इसे हम काटेंगे, देखिए तो 35 दूनी होता है 70, यानी कि ये आया 2 आया, और 70 एकम 70, यानी कि ये आया। जो देखिए आपका ए है वो एक दिन में भरता है 2, ए है वो भरता है एक दिन में 2, और जो आपका बी है वो एक दिन में करता है एक खाली करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टंकी आधी क्या है, आधी खाली टंकी, यानी कि टंकी आधी खाली पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे। यानी क्या है, आधी टंकी भर हुई है और आधी खाली है, तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। तो ये पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 70 है। पूरी कैपेसिटी 70 है, तो 70 का हम आधा करेंगे तो कितनी आएगी, ये आ गई 35, आधी आ जाएगी 35। अब देखिए हो क्या रहा है, भरी जा रही है 2 और खाली हो रही है 1, भरी जा रही है 2 खाली हो रही है 1, तो इन दोनों का अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा 1 का। अंतर आया 1 को, और 1 से हम भाग दे देंगे 35 को, तो जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 35। सॉरी, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ गया वो आ गया 35। 35 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। तो प्रिंसिपल दिए गए हैं हमें 2400, हमसे पूछ रहा है मिश्रधन, और जो समय दिया गया है वो 2 वर्ष दिया है, दर दी गई हमारी 5%। तो हम 5% लिख सकते हैं। देखिए 5% वैल्यू होती है वो होती है 1/20 होती है, 5% वैल्यू होती है 1/20 होती है। अब सब कुछ लोग कहेंगे सर ये 1/20 कैसे होती है। देखिए आप 5 लिखेंगे और ये प्रतिशत हटता है, ये प्रतिशत हटता है नीचे तो 100 आता है, 100 आता है, तो इसे काटेंगे आप 5 एकम 5, और 5 से ही जाएगा 20 बार में, यानी कि इस तरह से आपकी ये आ गई 1/20 आ गई, यानी कि 5% वैल्यू आ गई आपकी 1/20 आ गई, 1 आ गई 20। आपका प्रिंसिपल था पहले कोई, आपका प्रिंसिपल था 20 और 1 का उस पर लाभ हुआ, तो कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 20 से 21 हो जाएगी, इनकी 20 से हो जाएगी 21, और समय दिया गया 2 वर्ष दिए गए, तो हम करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर होता है 400, और 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 होता है। तो देखिए आप अब गुणा भाग से बचना चाहते हैं, यानी कि ये तो हमारा देखिए ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, और ये आ गया हमारा मिश्रधन, यानी कि ये हमारा लास्ट में हमारा मिश्रधन हो गया, और ये पहले 400 हो गया हमारा प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन जो कह रहा है देखिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो 400 नहीं है, कितना है 2400 है, यानी कि 2400 है। तो देखिए इसे ये क्या गुना है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो इसका 4 का 24 कितना गुना होगा, ये इसको होगा 6 गुना होगा, 6 गुना होगा। तो हमारा जो हमारा मिश्रधन होगा वो भी इसका कितना होगा, उसको भी हम 6 से गुणा कर देंगे। जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 2646 आपका राइट आंसर होगा। जो मिश्रण होगा वो कितना होगा 2646, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ये गुणा भाग करने से बचें, तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमने 20 का स्क्वायर करा तो वो आ गया 400, और 21 का स्क्वायर करा ये आ गया 441, तो 441 संख्याओं को सम करेंगे तो देखिए 4 और 4 होता है 8, 8 और 1 9, यानी कि संख्याओं का सम आया 9, यानी कि ये संख्या क्या होगी 9 से कटेगी, तो हमारा वह हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 6 4 10, 10 और 6 16 और 2 18, इनकी इसका सम बनने है 18, और 18 क्या है 9 से कटता है, यानी कि ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। ठीक है, आगे हम चेक करें 6 4 10 और 6 16 3 19, यानी कि इसका सम बनने है 19, यानी कि ये 9 से नहीं कट रहा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा।
6 4 10, 6 16 और 16 4 20, इसका सम बनना है 20। तो ये भी 9 से नहीं कटेगा, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 6 4 10 और 6 16 और 16 5 21, इसका सम बनना है 21। तो ये भी 9 से नहीं कटा, ये भी हमारा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो गया, वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर आप गुणा भाग से बचना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि इनकी पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा कि 3 अंतिम संख्या का औसत। तो देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पूछा कि 7 क्रमागत देखिए क्रमागत में क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, इसमें क्रम लगा हुआ है। वो होता है क्रम, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो गया, क्रम हो गया, इसे कहते हैं क्रमागत। तो देखिए 7 संख्या हम बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए 7 क्रमागत संख्याएं। तो आपसे कह रहा है कि यदि पहली 5 संख्या का औसत क्या है, जेड है। 5 संख्या का औसत क्या है, तो हम पहली 5 संख्याओं को लेंगे, यानी कि इन पहली 5 संख्या को औसत निकालने के लिए क्या निकालेंगे। तो इनमें क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होती है वही इनका क्या होता है, औसत होता है। तो बीच में क्या हो रहा है, 5 संख्या के बीच में क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसका औसत हो जाएगा 3। कैसे हो जाएगा, देखिए संख्या 5 है तो या तो इन सबको योग करेंगे। देखिए आप 1 का, 2 का और 3 का, 4 का और इनका सबका 5 का योग करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए आपका 3 3 6 4 10 5 15 होगा। और संख्या हमारी 5 है और 5 से हम इसे भाग देंगे तो ये आएगा 5 3 15, यानी कि इस तरह से आपका औसत 3 आएगा। लेकिन आपको इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं। जब संख्या आपकी क्रमागत दी गए तो आप डायरेक्ट उनका औसत निकाल सकते हैं। तो आपका देखिए औसत आया इनका 5, पहली संख्या होगा क्या आ गया, औसत आ गया 3, यानी कि आपका जो जेड बराबर आ गया, आपको दिया गया था औसत जेड है, लेकिन तो आपका जेड बराबर क्या आ गया, जेड बराबर आ गया आपका 3 आ गया, जेड बराबर आ गया 3। तो आपसे कह रहा था कि, तो आपसे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आपसे पूछ रहा था अंतिम 3 संख्या का औसत। तो अंतिम 3 संख्या कौन सी लास्ट में, देखिए अंतिम 3 संख्याएं हैं ये, तो इनका औसत क्या होगा, डायरेक्ट ही होगा। मैंने अभी बताया था कि जैसे ये करा तो ये भी संख्या क्या है, अंतिम 3 संख्या क्या है, क्रमागत है। तो इनका औसत क्या होगा, बीचली संख्या होगा, इनका औसत होगा 6। ये इनका औसत हो गया, इनका औसत आया 6। तो हमसे कुछ गया अंतिम 3 संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। तो अंतिम 3 संख्या का औसत क्या आ गया, वो आ गया 6, इनका औसत आ गया 6। अगर देखिए आप वैसे निकाल जोड़ेंगे, देखिए तो 5 6 11, 5 6 11 और 11 7 18, 18 आया। 18 को आप 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 संख्या है तो आपका औसत 6 आ जाएगा। इस तरह से भी 6 आएगा, लेकिन एक सब आपको करने की जरूरत नहीं है। जब संख्या क्रमागत हो आपका आंसर डायरेक्ट ही निकलेगा। तो औसत 6 आएगा। अब कहेंगे कुछ लोग तो छोड़ देंगे क्वेश्चन को, अरे सर उसमें ऑप्शन में तो 6 है ही नहीं। हमसे पूछ रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत याद कीजिए। तो अंतिम 6 संख्याओं का, सॉरी अंतिम 3 संख्याओं का औसत, यानी कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है अंतिम 3 संख्या का औसत पूछ रहा है। तो अंतिम 3 संख्या जो औसत आया वो आ गया 6 आ गया, लेकिन 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप यही कहोगे ना सर ऑप्शन तो गलत था, उसमें तो 6 था ही नहीं, आप यही कहोगे। लेकिन बेटा थोड़ा आप दिमाग लगाओ पर, ठीक है। जब आपका जेड बराबर 3 आ गया, जेड बराबर आपका 3 आ गया, ठीक है, जेड बराबर 3 आ गया तो टोटल औसत क्या है अंतिम 3 का, वो है 6। तो देखिए आपको जो औसत होगा वो होगा जेड बराबर 3 हो गया, जेड 3 हो गया प्लस 3, ये आपका औसत हो जाएगा। कि जेड बराबर 3 है और 3 और 3 6 होता है, इनकी और ये दिया गया आपको ऑप्शन नंबर ए में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया वो फंसना नहीं है। मैं आपके लिए हर टाइप का क्वेश्चन लेके आता हूँ जिससे कि आप हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीख जाओ और आपके एग्जाम में आए तो आप उसका धुआं उड़ा दो। इसलिए आपको हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ। जेड बराबर 3 आ गया और तो देखिए जेड बराबर जब 3 आया तो जेड की वैल्यू 3 और 3 3 प्लस 6 होता है, देखिए 3 3 6 होता है और हमारा औसत भी क्या है 6 है। अंतिम 3 संख्या का औसत भी क्या है 6 है। इस तरह से राइट आंसर बनना है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में करेगी छात्रों के एक समूह में 15 ने अंग्रेजी को चुना, 10 ने हिंदी को चुना, 5 छात्र दोनों भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं।
कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का आपको तरीका बताता हूँ, कैलकुलेट कैसे करना है। आपसे पूछ रहा है अंग्रेजी, ये 15 छात्र क्या है अंग्रेजी पढ़ते हैं, 15 अंग्रेजी पढ़ते हैं। और जो 5 छात्र हैं वो क्या है दोनों विषय पढ़ते हैं, 5 छात्र दोनों पढ़ते हैं। और आपसे पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, खाली बात हो रही है केवल अंग्रेजी की। तो देखिए जो 5 है ये 5 क्या है दोनों पढ़ते हैं, और खाली अंग्रेजी कितने पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 15। तो 15 में से 5 माइनस कर दो, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 10। केवल कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, कितने पढ़ रहे होंगे वो केवल पढ़ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। केवल पढ़ रहे हैं 10 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट करना है। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं बेटा, आपको समझा दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा आप आरेख बना के कैसे करना है क्वेश्चन को। देखिए ये हो गया अंग्रेजी, ये होगा अंग्रेजी, और ये होगा इसे कर दिया हमने हिंदी। अंग्रेजी कितने पढ़ना है, ये अंग्रेजी में है 15, अंग्रेजी में 15 है, और इसे कर दिया हमने हिंदी, ये हिंदी हो गया। हिंदी में कितने हैं, हिंदी में है 10, हिंदी में कितने हैं 10 विद्यार्थी हैं। और जो 5 छात्र हैं वो क्या है दोनों विषय पढ़ते हैं, तो 5 के होंगे बीच में होंगे, 5 के होंगे 5 बीच में होंगे। अंग्रेजी पढ़ते हैं कि टोटल कितने पढ़ते हैं, टोटल पढ़ते हैं 15, तो 5 दोनों में होगा तो इधर कितने होंगे, इधर होंगे 10, इधर 10 होंगे। और हिंदी में इधर कितने होंगे, ये 5 इधर होगा तो 5 इधर होंगे, तो 5 आपके यहाँ होंगे। तो ये 5 5 10 हो गए, और 10 5 15 हो गए। तो आपसे पूछ रहा था केवल कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो केवल में देखिए केवल में कितना आया, केवल में आपका जे वाला आ गया, केवल में आपका जे वाला भाग आ गया। कितने अंग्रेजी पढ़ते हैं केवल, वो पढ़ते हैं 10, यानी कि ऑप्शन नंबर इस तरह से आपका बी होता, बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कितने विद्यार्थी केवल हिंदी पढ़ते हैं, अब केवल हिंदी की बात आती है, जब केवल हिंदी की बात आएगी तो कितने विद्यार्थी पढ़ेंगे केवल हिंदी में, ये पढ़ेंगे 5। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि पूरी औसत चाल ज्ञात पूछ रहा है कि पूरी यात्रा के लिए। देखिए जब वो गई तो चाल थी 45 और वापस आई तो चाल थी 36, तो आपसे पूछा कि औसत चाल। देखिए गया गई दूरी 1, आई दूरी 1, तो कितनी हो गई, दूरी हो गई 2, दूरी हो गई 2। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2x बटे x प्लस वाई, ये आपकी औसत चाल होती है। जब भी आपको औसत चाल निकालना है तो आपको इस तरह से निकालना होगा, इस ट्रिक से। तो x क्या आएगा आपका, जो x होगा वो होगा आपका 45, और y क्या हो जाएगा आपका 22, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर। और ये 2 कैसे हो गई, मान लिया दूरी गया 1 और उसी दूरी को वापिस आया, तो दूरी कितनी हो गई, 2 हो गई, दूरी हो गई 2। तो कर लो आप 2 इंटू 45 और ये 36। अब भैया 45 36 को जोड़ेंगे, आप 45 36 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 81, 81 हो जाएगा। अब इसे आप काट लो, देखिए 9 नेम 81 और 9 चौक 36, और 9 से ये गया 45, 9 पंजे 45। तो आप इनकी गुणा करेंगे कि 5 दूनी 10 और 2 चौक 40, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ आपकी मैथ और रीडिंग में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। बस आपको हम जैसा बताते रहें आप वैसा करते रहो, आपका 1 भी नंबर हम नहीं कटने देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।